नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं। बता दूं कि अपन मार्केटिंग ब्रांडिंग लल्लो चप्पो वाले पत्रकार नहीं हैं। सम्यकता व तटस्थता से देखते समझते और लिखते हैं। 35 साल का अपना पत्रकारिता का अनुभव है और अपना राजनीतिक एंटीना शायद ही कभी गलत रहा हो। मैं 1984 में जब जनसत्ता अखबार में था, तब पंजाब के उग्र माहौल के बीच अकेले मेरा संपादकीय लेख था कि सहानुभूति के चलते राजीव गांधी की आंधी है। 2004 में जब हर कोई शाइनिंग इंडिया में डूबा था, तब अपना भास्कर में दैनिक कॉलम था। उसमें यह लिखा रिकॉर्ड में है कि एनडीए मुश्किल में है। और जानकर हैरान होंगे कि अपने इसी राजनीतिक एंटीना के कारण मैंने 2009 में नरेंद्र मोदी की संभावना बूझी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं 4 चुनाव से आपको देख रहा हूं। हर चुनाव के साथ आपका प्रोफाइल बढ़ता है, आपका टारगेट ऊंचा बनता है। यह क्या माजरा है? यही नहीं, मेरे मुंह से यह भी निकला कि आगे आप और राहुल गांधी के मुकाबले का रोड मैप क्या कुछ होगा। अब यह कितनी दिलचस्प बात है। सो आज उस इंटरव्यू के चुनिंदा अंश है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हवा बही थी वो बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। यह हवा ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे किसी और वोट देने के ट्रेंड की है। दिल्ली में मतदाताओं के एक बड़े समूह ने कहा था कि वो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को और लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, यानी सीएम केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में ये ट्रेंड दिखा है। तभी ज्यादातर सर्वेक्षण करने वाले मान रहे हैं कि विधानसभा के मुकाबले आपका वोट घटेगा और भाजपा का बढ़ेगा। ये हवा बिहार में भी दिख रही है, जहाँ भाजपा या राजद कांग्रेस के समर्थन में बात करने वाले मतदाता भी कहते हैं कि विधानसभा में नीतीश कुमार को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कई जगह सुनने को मिला है कि देश के लिए मोदी अच्छे हैं और बिहार के लिए नीतीश। बिल्कुल इसी अंदाज में हरियाणा में ऊपर नरेंद्र, नीचे भूपेंद्र का नारा लगा है, यानी पीएम मोदी, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मायावती के सबसे प्रतिबद्ध मतदाता इस बार बसपा के समर्थन में वोट नहीं डाल रहे, लेकिन उनका कहना है कि राज्य के लिए मायावती ज्यादा अच्छी हैं, यानी वो लोकसभा में तो भाजपा या किसी और पार्टी को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा में बसपा को देंगे। गैर भाजपा पार्टियों को भाजपा के भीतर की अंदरूनी खींचतान का भरोसा है और अब ज्योतिषियों ने भी इसका भरोसा कुछ बढ़ाया है। कई ज्योतिषियों ने कहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मशक्कत करनी होगी। एक ज्योतिष ने तो वाराणसी से उनके नामांकन के समय को ही अशुभ बता दिया है। इससे कई विपक्षी पार्टियों की उम्मीद बढ़ी है कि शायद चुनाव के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन ज्योतिषियों से ज्यादा भरोसा उनको भाजपा की खींचतान पर है। तभी केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के ही नेता उनको रोक देंगे। बिल्कुल यही बात मुलायम सिंह ने दोहराई। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बहुत होशियार नेता मोदी को रोकने में जुटे हैं। इसके बाद से ही तीसरे मोर्चे की बात फिर से तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह की कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं से बात हुई है। इसके बाद ही मुलायम ने 80% मुस्लिम समर्थन मिलने और तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा जताया। पिछले कुछ समय से चुप बैठे सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने भी कहा है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कांग्रेस, सपा और बसपा पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी ने देश बेच दिया है। राज्य सरकार और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने की अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उनको चाय बेचने पर गर्व है। मोदी ने कहा कि उन्होंने चाय बेची है, देश नहीं बेचा है, जबकि माँ बेटे ने देश बेच दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वे इस तरह से गरीबी देखने जाते हैं जैसे पर्यटक लोग ताजमहल देखने जाते हैं। मोदी ने कहा कि जो लोग सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए गरीबी क्या जाने। कांग्रेस और सपा के साथ साथ बसपा को भी निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां इस प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। मोदी ने अपना एजेंडा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो एक कमेटी बनाकर सभी पार्टियों के सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की जांच कराएंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के खत्म होने के साथ ही सपा और बसपा भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक राजनीति की शाखा है। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कुमार विश्वास के समर्थन में रोड शो कर रहे केजरीवाल ने कहा कि उनको अमेठी का पिछड़ापन देखकर बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि वंशवाद के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगा गया है। अपने प्रचार के दूसरे दिन आज केजरीवाल ने दावा किया कि अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को हराने और विश्वास को जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल और नरेंद्र मोदी दोनों हारेंगे और उसके बाद कांग्रेस और भाजपा में विभाजन होगा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर आए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में दिग्विजय सिंह उतरे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा और खासतौर से अरुण जेटली को चुनौती दी है कि अगर उनको लगता है कि वाड्रा ने कोई गड़बड़ी की है तो वे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि वाड्रा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। दिग्गी राजा ने दावा किया कि अगर वाड्रा कोई कानून तोड़ते तो कांग्रेस सरकार हरगिज उनका बचाव नहीं करती। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश का परिणाम है। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा कराने के लिए संघ ने केजरीवाल की पार्टी बनवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली सरकार नहीं चाहिए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि वे गरीब, हितैषी और धर्मनिरपेक्ष सरकार चुने। नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो एक राज्य के विचार दूसरे राज्य पर थोपे। तमिलनाडु में कांग्रेस बरसों बाद अकेले चुनाव लड़ रही है। सो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और उसको किसी समझौते की जरूरत नहीं है। सन 2009 में इसी प्रोग्राम में मैंने नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। हाँ, 2014 के इस चुनाव में यदि सबसे पहले मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है तो सन 2009 के चुनाव में भी मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई थी। मैं उसे भूल गया था, मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं था। ताजा इंटरव्यू के बाद कुछ टीका टिप्पणी हुई तो मैंने ईटीवी के हैदराबाद मुख्यालय से पुराने इंटरव्यू का रिकॉर्ड निकलवाया और गजब, उसे जब मैंने देखा तो खुद हैरान रह गया। इसमें मैंने अपने राजनीतिक एंटीना में जो सवाल किए उसमें मोदी बनाम राहुल गांधी के मुकाबले का पूर्वानुमान था। सो अपनी दूरदृष्टि में नरेंद्र मोदी से मैंने 2009 में जो पूछा उसे आप मेरे इस सवाल से देखें। मोदी जी, संघ भाजपा के ही परिवार में बाकी भी मुख्यमंत्री है, भले शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, ये तमाम बातें, उन सबके मुकाबले में आपका प्रोफाइल एक अलग निकल के आता है या उभरा हुआ है और आज आपको प्रधानमंत्री की संभावनाओं वाला भी माना जाता है। तो आखिर इसमें कुछ कोई प्लानिंग या कुछ आपके व्यक्तित्व का, और वो व्यक्तित्व कैसा है ये बताऊं। मैं खुद अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मित्र लोग उसमें से निकाल सकते हो। मैं उदाहरण दूं आपको। हिंदुस्तान में जैसे मोदी की एक छवि बनी कि भाई ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला आदमी है। क्यों? तो मेरा वाइब्रेंट गुजरात इमेज समिट हुआ, हर 2 साल में करता हूं, 100 देश के लोग आए, उसका बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ। लेकिन जो ये मुझे इसी नजरिए से देखते हैं उनको गलती हो जाती है। लोग मुझे ऑल आउट देखेंगे। उस चुनाव में, वह चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बड़े 2 प्रोफाइल के बीच में होगा, उसको लेकर आपने कुछ सोचा, कुछ है ऐसा मानते हो सकता है? गुजरात की जनता ने मुझे 2012 तक काम दिया है। मैं नहीं मानता हूं कि अब तक मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसके कारण गुजरात के लोग मुझे यहां से निकाल दें। तो 2012 में जब मैं जनता के पास जाऊंगा, मुझे विश्वास है मेरी पार्टी मुझे गुजरात चुनाव का नेतृत्व देगी। और अगर वो पार्टी कहे आप दिल्ली आके करें तो गुजरात का चुनाव का नेतृत्व देगी। और मुझे अभी भी विश्वास है कि 2012 में जब गुजरात का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से विजयी होगी, फिर से सरकार बनाएगी। तीसरी बात है, मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी गुजरात का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे और वो गुजरात आकर के मैदान में आएंगे। ये आपने 2012 का बताया, लेकिन 2014 का लोकसभा आपने भी छोड़ा, खुला रखा हुआ है। अगर 2012 में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो मेरे लिए 2017 तक का काम फिक्स हो जाएगा। आपने कोई रोड मैप बनाया हुआ आगे के लग उसका पूरा? जी नहीं, मैंने राजनीति में आने के लिए भी कभी सोचा नहीं था। मुल्क का, देश के लिए कुछ करना, यही सोचता है। बचपन में ऐसा लगता है सेना में जाने से देश की सेवा होती थी,
तो हम आर्मी स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सारी बातें इस पूरे 15 साल के कर्म के बाद आपने भविष्य की कुछ तो कोई लक्ष्य तो बना रखा होगा, भले वो परिभाषित न करें आप। मैं बता तो नहीं, लक्ष्य है मेरे में। जैसे मेरे गुजराती 400 साल से पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने जाओ, आपको गुजराती मिल जाएगा। गुजरातियों ने पूरे विश्व को अपना घर बनाया। मैं चाहता हूं कि मेरा गुजरात ऐसा बने कि पूरी दुनिया को गुजरात को अपना घर बनाने का मन कर जाए। आप ये गुजराती गुजरात को के बजाय भारतीय और भारतीयों के लिए क्यों नहीं, दिल्ली क्यों नहीं सोचते आप? ऐसा है, पहली बात यह है, अगर मैं गुजरात का सोचता हूं तो मैं देश के विरुद्ध में नहीं सोचता। मैं भारत की सीमाओं में हूं, मैं भारत के संविधान के अंतर्गत। ये कुछ मॉडेस्टी, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र जो है, उस कार्यक्षेत्र में अगर मैं एक छोटे नगर का काम देखता तो मैं ये चाहता कि मेरा नगर के लोग जहां जहां दुनिया में हैं, उनकी ताकत और मेरे नगर की ताकत को मैच करूं। लाख टके का सवाल है कि नरेंद्र मोदी की सफलता का राज क्या है। इसे मैंने 2009 में जानने की कोशिश की। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की गुजरात में या अभी राष्ट्रीय राजनीति में सफलता का राज यह है कि वे हालातों को समझते हुए क्षण विशेष में बने मौके पर चूकते नहीं हैं। उन्होंने 2009 के बाद बूझा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर वाला राज है, सो दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी हो। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति के खालीपन को समझा और अपना रोड मैप बना डाला। बहरहाल मेरी इस बात को नरेंद्र मोदी के 2009 में कहे इन वाक्यों के संदर्भ में जरा समझा जाए। मोदी जी, एक ये भी पहलू निकल के आता है कि हर चुनाव से, 4 चुनाव आपने एक तरह से बहुत एक्टिवली मेहनत की, हर चुनाव से आपका प्रोफाइल बढ़ता है, आपका रोल बढ़ता हुआ नजर आता है। चुनाव आपके लिए एक अपील या लोगों के बीच में आप अपनी इमेज को बनाने में सफल होते हैं, ये क्यों, क्या है? पहली बात है, मैं इमेज बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहा हूं। जो कैंडिडेट हैं उसकी कीमत बढ़े, वैल्यू बढ़े, इसके लिए मेहनत करता हूं। नहीं, लेकिन चुनाव में आप जो बोलते हैं, बल्कि किसी भी चुनाव में, उस बोलने का आपका जो लहजा है, जो तर्ज है, उससे आपका हर चुनाव में एक प्रोफाइल बनता है। ये नहीं लगता है ये कुछ सोची समझी रणनीति नहीं होती है? इसका क्या जवाब? चारों चुनाव से आपने हर चुनाव में जो टर्न दिया, जो एक लाइन दी, उससे आप अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। बात है ये प्रोफाइल का विषय नहीं। राजनीति की परिभाषा जो है, नहीं देखिए, उस प्रोफाइल का मैं इसलिए कहता हूँ कि भले वो नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने। राजनीति की जो परिभाषा है वो ये है कि मौके, उस क्षण की कीमत होती है राजनीति की। उस क्षण में जो अलर्ट होगा, चीजों को लेगा। अब जैसे तालिबान और सिखों का विषय इतने दिनों से चल रहा था, अभी मैंने अंबाला में जाकर के, क्योंकि सिख बेल्ट था, सही जगह थी, मैंने उस विषय को हाथ में लिया भाषण में। अब उसी दिन प्रधानमंत्री को, प्रेस को कहना पड़ा, तब तक बोल नहीं रहे थे। मैंने एजेंडा सेट किया और उसके बाद दिल्ली और सारे उत्तर के चुनाव थे जहां पंजाबी सिख पॉपुलेशन है, मैं मानता हूं कि ये तो मेरी कुशलता होनी चाहिए। मतलब वक्त, क्षण, परिस्थिति, सबको आप उसका लाभ उठा लेते हैं। अगर मैं नहीं करता हूं, मैं राजनीति के लिए योग्य नहीं हूं। अगर मैं ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करता हूं तो ये मुझे करने वाला काम करता हूं। हाँ, पीठ के पीछे करता हूं, गद्दारी करता हूं, बेईमानी करता हूं, तो मैं उस राजनीतिक गुण नहीं मानता हूं। लेकिन खुले दरबार में जनता के बीच जाकर के सही बात को सही समय पर मैं अगर निकालता हूं तो ये तो राजनीति का एक मान्य गुण माना गया है। नरेंद्र मोदी ने अपने को उम्मीदों का महानायक कैसे बनाया? जब भाजपा और संघ में भी उनको लेकर दो राय थी, विवाद थे, तब भी वे कैसे विकास पुरुष और लौह पुरुष की इमेज पाते गए? इस हैरानी पर मैंने 2009 में उनसे कई सवाल किए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिए, उससे यह प्रमाणित है कि राजनीतिक कर्म और लक्ष्य में उनकी सोच में दो टूक पना है। उन्होंने गुजरात मॉडल का सैंपल बनाने का संकल्प करके काम किया। गुजरात की 5 करोड़ आबादी और गुजरात में काम का सैंपल किस तरह की संभावनाएं लिए हुए हैं और इससे कैसे अपने आप प्रोफाइल बनेगा,
इसे नरेंद्र मोदी ने बूझा हुआ था। यह 2009 के मेरी इस बातचीत से जाहिर होगा। आपकी विकास पुरुष के मामले में इमेज को लेकर कोई बहस नहीं है, उस पर है, लेकिन आप जो आरोपित अपने आप पे लोह पुरुष वाली कि भाई किसी की चिंता नहीं है, कोई भले किसी मामले में नहीं, वो जो लोह पुरुष वाला जो एक्चुअल लोह पुरुष वाली इमेज है, उससे लोगों को बहुत एक अलग इमेज है, वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं, पहली बात है, जैसे कुछ लोगों ने मेरी बहुत भद्दी इमेज बना के भी रखी है, उसकी अगर मुझे चिंता नहीं है तो और चीजों की क्यों चिंता होनी चाहिए भैया? नहीं चिंता क्यों? इसलिए मैं बताता हूं, मैं अगर मन से साफ हूं, मैं ईमानदारी से मेरे राज्य के लिए समर्पित हूं, कोई ऐसा, और मैंने जिस दिन मैं चुन करके आया, मैंने 3 बातें जनता को कही थी, जिसको आज भी मैं दोहराता हूं, वरना राजनेता क्या करते हैं, एक बार जो बोलते हैं दूसरी बार लोगों को भुला देते हैं। मैं याद कराता हूं, मैंने ये कहा था कि आपने मुझे काम दिया है, मैं परिश्रम के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा मैंने कहा था कि काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कभी भी मैं काम नहीं करूंगा। और तीसरा मैंने कहा था, मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगा। आज मुझे अगर मापना है तो उस तराजू से तोलना चाहिए। मैंने ये 3 चीजों का वादा किया है। मैंने जो गुजरात में मंत्र चलाया, जो हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन नहीं चलाता है और लोगों को डर लगता है वो करना, मैंने हमेशा कहा 5.5 करोड़ गुजराती, ये मेरा तकिया कलाम जैसा हो गया है। मैं लगातार इस बात को मंत्र के रूप में मैंने लिया है, और इसलिए कोई जाति पाति किसी चीज को मैं उछने नहीं देता। जो भी करूंगा 5.5 करोड़ गुजराती। और मैं तो हैरान हूं, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण करते हैं, अगर वो ये बोले कि मेरे प्यारे देशवासियों, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं। लाल किले पर जब भाषण कर रहे हो और बोल रहे हैं हिंदू, सिख, ईसाई, इसका मतलब आप देश को टुकड़ों में ही देखते हो। मैं अकेला हूं जिसने शुरू किया है 5.5 करोड़ गुजराती। ये फीलिंग का कारण है कि जिसने एक बहुत बड़े कैनवास पर मैं चीजों को ले गया हूं, तो छोटी छोटी चीजें डाइल्यूट हुई है। एक पॉजिटिव वे में किया है, मैंने कोई तिकड़म किया, इसको जोड़ा, इसको तोड़ा, इसको लाया, दैट इज नॉट माई प्रोसेस। अभी आपके ध्यान में एक बात आएगी, अभी अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एक खोज के निकाला है कि पिछले 7 साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ में गुजरात देश में नंबर 1 पे है। 9.8% ग्रोथ में ना उन्होंने बताया है। वैसे पिछले 5 साल का तो 14% है। अब हम गुजरात कभी एग्रीकल्चर स्टेट नहीं थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनका कहीं कहीं एग्रीकल्चर में नाम आता था, हम तो कहीं नहीं थे। आज गुजरात एग्रीकल्चर में नंबर 1 पहुंच जाना है। आज नहीं तो कल कहीं तो डिबेट होगी तो भाई ये भी बात आएगी भाई 2001 से 2008 सरकार किसकी थी, तो चर्चा आएगी। लेकिन छवि क्या है? ये तो उद्योग वाला राज्य है साहब, ये एग्रीकल्चर स्टेट बन गया। एग्रीकल्चर स्टेट बन गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है। तो किसी आदमी ने सोचा होगा, मेहनत की होगी, कोई परिणाम लेके प्लानिंग किया होगा। हमारे देश में इन चीजों की अगर जानकारी, चर्चा हो, तब तो सही बात बनेगी। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।